हेलो दोस्तों, आप सभी का ऑल अबाउट सोशियस में स्वागत है। और ये समाजशास्त्र की कॉम्पिटिटिव सीरीज है और इसमें आज हम लोग मैनुअल कैसल्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि जो यूजीसी नेट में 26 थिंकर्स हैं, उन्हीं की सीरीज़ में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और उत्तर आधुनिकतावाद, उत्तर संरचनावाद एवं उत्तर उपनिवेशवाद का जो टॉपिक है उसमें ये लास्ट थिंकर आते हैं, मैनुअल कैसल्स। तो आज हम लोग इनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। मैनुअल कैसल्स के बारे में चर्चा करने से पहले मैं आप लोगों को बस इनका अगर की टर्म की बात करें तो कुछ नेटवर्क सोसाइटी की बात करते हैं, ये इंफॉर्मेशन एज की बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं नेटवर्क से जुड़ा हुआ इनका कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे आप लोगों को इनकी इमेज दिख रही है। इनका ब्रीफ में एक जो विकिपीडिया पे दिया रहता है ब्रीफ में, उसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे हिंदी में है, कुछ ऐसे वर्ड हैं जो इसमें, चूँकि गूगल ट्रांसलेशन होता है इसलिए थोड़ा जिस तरीके से वो लोग लेते हैं उसी तरीके ट्रांसलेट कर देते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग देखेंगे खेत लिखा हुआ है, इंग्लिश में ये फील्ड है, ये इसको हिंदी में खेत लिख दिया है, तो जबकि क्षेत्र है ये। तो इसलिए मैंने इंग्लिश का भी मेंशन कर दिया है कि आप लोगों को कहीं अगर इसमें असुविधा हो समझने में तो इंग्लिश वाले में भी आप लोग समझ लीजिएगा। ये एक फैक्ट है इनसे जुड़ा हुआ कि ये विश्वविद्यालयों के मंत्री भी रहे हैं। और इनका उस समय का जो काल रहा वो रहा 13 जनवरी 2020 से लेके 20 दिसंबर 2021 तक। और उस समय जो वहाँ के सम्राट थे वो फिलिप 6 थे। प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज थे। और इसके पहले कौन विश्वविद्यालयों के मंत्री थे तो जिनको प्रेडिसर कहते हैं वो पेड्रो ड्यूक थे। और सक्सीडर अर्थात इनके बाद कौन रहा है तो वो जॉन सुबीरेटस रहे हैं। अगर इनके पर्सनल डिस्कशन की बात करें कि इनके पर्सनल क्या डिटेल्स हैं तो इनका जन्म 9 फरवरी 1942 में हुआ था और ये अभी 82 वर्ष के हैं। इनका ये स्पेनिश समाजशास्त्री हैं, तो इनका जन्म स्पेन में हुआ था, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। जीवन साथी इनकी एम्मा किस्लीवा रही हैं। एम्मा किस्लीवा के बारे में भी अगर आप लोग जाएंगे और गूगल करके देखेंगे तो वो भी इतनी ही ज़्यादा इंटेलिजेंट और टैलेंटेड इनका व्यक्तित्व रहा है। अभिभावक इनके माता पिता की बात करें तो फर्नांडो कैसल्स एड्रिएंसेस इनके पिता रहे हैं। जोसेफिना ओलिविन एस्कर्टिन हैं इनकी माँ। अल्मा मेटर की बात करें तो ये पेरिस विश्वविद्यालय से जुड़े हुए रहे हैं। नोन फॉर इन्हें किसके लिए जाना जाता है तो सूचना समाज, संचार और वैश्वीकरण संगठन, सिद्धांत, नेटवर्क समाज पर इनका शोध कार्य रहा है। ये इनकी वेबसाइट भी है। क्षेत्र की बात करें तो इनका जो पर्टिकुलर क्षेत्र रहा है अपने कैरियर में वो कौन सा फील्ड रहा है तो समाजशास्त्र रहा है, शहरी नियोजन रहा है, संचार अध्ययन रहा है। किन किन संस्थानों से ये जुड़े रहे तो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, दक्षिणी कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी ओबार्टा दी कैटालोनिया का ओपन विश्वविद्यालय है ये। पेरिस विश्वविद्यालय एक्स नैंटेरे करके है। डॉक्टरेट छात्रों में इनके अनन्या राय रही हैं और साशा कोस्टांजा चोक। अन्य उल्लेखनीय छात्र में डैनियल कोहन बेंटेड। तो ये नाम जस्ट एक रिमाइंड में रहता है कि ये लोग भी इस फील्ड से जुड़े हुए रहे हैं या इनका नाम मैनुअल कैसल से जोड़ के देखा जाता है। यहाँ पे इंग्लिश में मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है। तो मिनिस्टर ऑफ यूनिवर्सिटीज़ ये रहे हैं। इन ऑफिस टाइम इनका रहा है 2020 से 21 तक। फिलिप 6 उस समय राजा रहे। प्राइम मिनिस्टर उस समय पेड्रो सांचेज रहे। प्रिसीडेड बाई तो क्यों इन्होंने प्रिसीड किया था, इनके पहले कौन थे तो ये पेड्रो ड्यूक थे और सक्सीडेड बाई जॉन सेबिरेट्स। जन्म हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये सारा डिटेल डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे आप लोग देखेंगे फील्ड की बात आई थी
तो फील्ड में यहाँ पे आप लोग नोन फॉर में एक बार इंग्लिश में भी देख लीजिए। रिसर्च आर इंफॉर्मेशन सोसाइटी के बारे में इन्होंने काफ़ी काम किया है। कम्युनिकेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी, नेटवर्क सोसाइटी। तो अभी आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा कि इनको क्यों जो उत्तर आधुनिकतावाद है, उत्तर संरचनावाद है, उसमें हम पढ़ते हैं। तो इनके जो कॉन्सेप्ट हैं वो उत्तर आधुनिकतावादी ही रहे हैं। ओके, फील्ड में सोशियोलॉजी है, अर्बन प्लानिंग है, कम्युनिकेशन स्टडीज़ रहा है। इंस्टीट्यूशन ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और ये उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो नहीं है, बट विकिपीडिया में चूँकि जो डिटेल दिया है उसके बारे में हम लोग देख लिए। यहाँ पे आप लोग नेटवर्क सोसाइटी को देख सकते हैं। तो आप ये देखेंगे कि ये एक इमेज मुझे मिला तो मुझे लगा कि आप लोगों के सामने इसे मेंशन करना चाहिए। तो आप लोग देखेंगे, चाहे वो शॉपिंग हो, चाहे फैमिली हो, चाहे ट्रांसपोर्टेशन हो, कहीं भी इस तरीके की जो सारी चीज़ें हैं वो सब आज जो है वो इंटरनेट से जुड़ी हुई हैं। हम घर बैठे आप लोग देखेंगे ऑनलाइन शॉपिंग कर लेते हैं। फैमिली के लिए कुछ भी ज़रूरत है या घर बैठे हम सामान घर पे मंगा लेते हैं, या फिर कहीं टिकट बुक करना है, ट्रेन का टिकट बुक करना है, फ़्लाइट का टिकट बुक करना है, कहीं आना है, जाना है। अर्थात ये कहने का अर्थ ये है कि अगर हम इंटरनेट हमारी अगर जीवन में ना हो तो आप लोगों को ये लगेगा कि एक पल के लिए जैसे लाइफ थम सी गई है। तो जो इंटरनेट है इसका हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा योगदान रहा है, जो आज की हमारी लाइफ स्टाइल रही है, हमारे जीवन जीने का तरीका है। तो इसी पे इनका बहुत ही डीपली स्टडी रहा है मैनुअल कैसल्स का। तो आप लोग इनको कभी कभी चूँकि ट्रांसलेट करने में एक कैस्टल्स ऐसे करके दे देता है, यहाँ पे जैसे कि इसमें कैस्टल्स करके है तो इसमें टी साइलेंट होता है, लेकिन जो ट्रांसलेट करते हैं तो उनको तो जैसे गूगल ट्रांसलेशन है तो उसमें तो उनको आइडिया रहता नहीं है कि हमको इसको साइलेंट रखना है, तो कैस्टल्स होगा। तो कहीं पे कैसल्स होगा, कहीं पे कैस्टल्स होगा, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। ओके, अब हम लोग इनका एक ब्रीफ देख लेते हैं, डिस्कशन कर लेते हैं कि क्या क्या इनका योगदान रहा है, तो समझ लेते हैं। मैनुअल कैसल्स ओल्विन इनका नाम है। जन्म जो है 9 फरवरी 1942 में, एक स्पेनिश समाजशास्त्री हैं। उन्हें द इंफॉर्मेशन एज, इकोनॉमी, सोसाइटी एंड कल्चर नामक कार्यों की त्रयी के लेखकत्व के लिए जाना जाता है। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो ये बुक है द इंफॉर्मेशन एज, इसमें इकोनॉमी, सोसाइटी एंड कल्चर, ये तीन आप लोगों को फील्ड अलग अलग फील्ड देखने को मिल रहा है। तो तीन अलग टॉपिक का एक संकलन जो है उसे ट्रायोलॉजी कहते हैं, इसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रायोलॉजी। तो तीन अलग अलग टॉपिक पे अगर किसी एक जगह पे अगर संग्रह हमें दिख रहा है तो उसे ट्रायोलॉजी या फिर त्रयी कहते हैं हिंदी में। तो इसके लिए यहाँ पे लिखा गया है कि नामक कार्यों की त्रयी के लेखकत्व के लिए जाना जाता है। वह सूचना, समाज, संचार और वैश्वीकरण के विद्वान हैं। कैसल्स, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कैस्टल्स लिख दिया है, तो ये कैसल्स है। कैसल्स बार्सिलोना में यूनिवर्सिटेट ओबार्टा दी कैटालूनिया यूओसी में समाजशास्त्र के पूर्ण प्रोफेसर हैं। वह लॉस एंजल्स के दक्षिणी कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के एनेनबर्ग स्कूल ऑफ कम्युनिकेशन में विश्वविद्यालय के प्रोफेसर और संचार प्रौद्योगिकी और सोसाइटी के वालिस एनेनबर्ग चेयर प्रोफेसर भी हैं। तो ये अलग अलग कुछ पोस्ट होती हैं जो कि हम लोगों को नहीं इतना ज़्यादा डीपली तो नहीं पता है इसके बारे में, क्योंकि वो वहाँ की अलग अलग पोस्ट होती है, लेकिन पता होना चाहिए कि ये किसी यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए रहे हैं, तो इतना हम लोगों को एटलीस्ट पता होना चाहिए। इसके अतिरिक्त वह कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय बर्कले में समाजशास्त्र के प्रोफेसर एमेरिटस और शहर और क्षेत्रीय योजना के प्रोफेसर एमेरिटस हैं, जहां उन्होंने 24 वर्षों तक पढ़ाया। वह कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के सेंट जॉन्स कॉलेज के फेलो भी हैं और कॉलेज डी एट्यूड्स मोंडियालेस पेरिस में नेटवर्क सोसाइटी के अध्यक्ष भी हैं। तो आप लोग यहाँ पे इनके योगदान से ही समझ में आ जाएगा कि हाँ ये किस किस फील्ड से जुड़े हुए रहे हैं। सामाजिक विज्ञान उद्धरण सूचकांक के 2000 से 2014 के अनुसंधान सर्वेक्षण में उन्हें दुनिया के 5वें सबसे उद्धृत
सामाजिक विज्ञान विद्वान और सबसे अग्रणी उद्यत संचार विद्वान के रूप में स्थान दिया गया है। तो जो संचार से जुड़ा हुआ इनका नंबर 1 पोजीशन आता है। तो इसीलिए आप लोगों को संचार से ही रिलेटेड इनको जानने की ज़रूरत भी है, क्योंकि जो विभिन्न एग्ज़ामों में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है वो इसी बेस पे पूछ दिया जाता है। 2012 में कैसल्स को नेटवर्क समाज में शहरी और वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं की राजनीतिक गतिशीलता की हमारी समझ को आकार देने के लिए होलबर्ग पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 2013 में उन्हें हमारे समय के महान तकनीकी परिवर्तनों के नेतार्थों के माध्यम से उनकी व्यापक और कल्पनाशील सोच के लिए समाजशास्त्र के लिए बालजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। देखा जाए तो हर व्यक्ति जो है वो इसी समाज में है, लेकिन किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति की सोच जो है वो अलग जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो समाज को अपने नज़रिए से देखता है। यही बात लागू होती है मैनुअल कैसल्स पे, क्योंकि वो अपनी नज़र से जो ये नेटवर्किंग सोसाइटी दिख रही थी उसको अपने तरीके से वो देख रहे थे, बहुत ही डीपली उसको ऑब्जर्व कर रहे थे। तो इसके लिए इनका जो योगदान रहा है इसमें कि वो देख रहे थे कि किस प्रकार से जो राजनीतिक व्यवस्था है उसमें परिवर्तन हो रहा है नेटवर्क के कारण, या ये बोलें कि इंटरनेट के कारण, और या फिर जो आर्थिक स्थिति है उसमें किस तरीके से परिवर्तन हो रहा है। तो इसको जो ये इतनी बारीकी से स्टडी कर रहे थे उसके लिए इनको ये जो पुरस्कार है होलबर्ग पुरस्कार और बालजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जनवरी 2020 में उन्हें स्पेन के सांचेज सेकेंड, जो कि अभी हम लोग इनके विकिपीडिया का जो डिटेल था उसमें हम लोग डिस्कस किए थे, सरकार में विश्वविद्यालयों की मंत्री नियुक्त किया गया था। सबसे पहला जो है वह हम लोगों ने यही डिस्कस किया था। वह इस पद पर दिसंबर 2021 में अपने इस्तीफे तक बने रहे। ओके, जीवनी इनकी देख लेते हैं। मैनुअल कैसल्स का जन्म 9 फरवरी 1942 को स्पेन में ला मांचा क्षेत्र के हेलिन शहर में हुआ था। उनके माता पिता फर्नांडो कैसल्स एड्रियानसेस और जोसेफिना ओलिवन एस्कर्टिन दोनों सिविल सेवक थे। तो ये लोग सिविल सर्विसेज से जुड़े हुए थे। उनकी एक छोटी बहन भी है जिनका नाम आयरिन है। ला मंचा में परिवार का निवास अल्पकालिक था, चूँकि इनके पेरेंट्स का जो वर्किंग नेचर रहा वो ऐसा ही रहा कि ट्रांसफरेबल जॉब था। जैसा कि हम लोग अपने यहाँ देखते हैं जो भी सिविल सर्विसेज में होते हैं तो उन लोगों का हर 3 साल पे 4 साल पे या कुछ एक जो निश्चित अवधि है उस अंतराल में उन लोगों का ट्रांसफ़र होता रहता है। तो इसी तरीके से मैनुअल कैसल्स के पेरेंट्स का भी यही कंडीशन था, क्योंकि यह कैसल्स के माता पिता के काम से संबंधित था। वास्तव में वित्त निरीक्षक के रूप में अपने पिता के करियर की गतिशीलता के कारण कैसल्स का बचपन भी मोबाइल था। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये बचपन से ही इस चीज़ को फील कर रहे थे कि किस तरीके से हमें एक मोबिलिटी देखने को मिलती है, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ आना जाना। तो ये सारी चीज़ें इनके बचपन से ही था। जैसा कि मैं बार बार कहती हूँ कि किसी व्यक्ति के द्वारा या किसी थिंकर के द्वारा जो थ्योरी दी जाती है या उसका जो व्यक्तित्व का निर्माण होता है, उसकी पर्सनालिटी जो बनती है, उसकी सोच जो बनते हैं, वो उसकी कैसे अपने लाइफ में अपने जीवन काल में उसने किस प्रकार के अनुभव प्राप्त किए हैं उसी से बनती है। वह मैड्रिड, कार्टाजेना और वालेंसिया शहरों में पले बढ़े। तो ये कुछ शहर थे जहाँ पे उनका पालन पोषण होता रहा। राजनीति कम उम्र से ही कैसल्स के जीवन का एक हिस्सा थी। चूँकि इनके पेरेंट्स का जो प्रोफेशन था वो भी कुछ ऐसा था, तो राजनीति से भी इनका जुड़ाव रहा। वह कहते हैं कि मेरे माता पिता बहुत अच्छे माता पिता थे। यह एक रूढ़िवादी परिवार था, बहुत दृढ़ता से रूढ़िवादी परिवार कह सकते हैं। लेकिन मैं कहूँगा कि मेरे माता पिता के अलावा जिस मुख्य चीज़ ने मेरे चरित्र को आकार दिया वह यह तथ्य था कि मैं फांसीवादी स्पेन में पला बढ़ा हूँ। युवा पीढ़ी के लोगों के लिए इसका मतलब समझना मुश्किल है, यहाँ तक कि स्पेनिश युवा पीढ़ी के लिए भी।
आपको वास्तव में पूरे माहौल का विरोध करना था और खुद बने रहने के लिए आपको 15 या 16 साल की उम्र से ही लड़ना था और खुद का राजनीतिकरण करना था। तो आप लोगों को ये बात क्लियर समझ में आ रही होगी कि जब हम किसी चीज़ का प्रोटेस्ट करते हैं और पब्लिकली जब हम विरोध करते हैं तो कहीं ना कहीं ये राजनीतिकरण से संबंधित हो जाता है। और चूँकि ये फांसीवादी स्पेन था तो यहाँ पे बातें वही माननी है जो वहाँ का राजा या वहाँ की गवर्नमेंट बोल रही है, उससे विरोध में हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसके लिए अगर हमें कुछ बदलाव की ज़रूरत थी तो वहाँ पे हमें खुद ही विरोध करना था। जैसा कि आप लोग यहाँ पे उम्र भी देख रहे हैं, 15 से 16 साल की उम्र में ही हमें अपने विचारों के लिए वहाँ पे लड़ना था। इसलिए ये बहुत ही सिंपल तरीके से हम कह सकते हैं कि हमें अपने खुद का ही राजनीतिकरण करना था, ऐसा मैनुअल कैसल्स कहते हैं। फ्रांसिस्को फ्रैंको के अर्ध फांसीवादी शासन के शुरुआती विरोध में कैसल्स की प्रतिबद्धता स्पष्ट है। उनके पिता ने शुरू में फालेंज पार्टी के सदस्य के रूप में इसके पक्ष में लड़ाई लड़ी। कैसल्स के पिता ने अंततः इस मानसिकता को त्याग दिया क्योंकि अब वह फ्रैंको के शासन से खुश नहीं थे। ओके, प्रारंभिक शिक्षा और सक्रियता की बात करते हैं। प्रारंभिक शिक्षा और सक्रियता में इनका क्या योगदान रहा है। तो कैसल्स ने अपनी माध्यमिक शिक्षा बार्सिलोना में पूरा की। वह एक मजबूत छात्र थे और 1958 में उन्हें 16 साल की उम्र में 2 साल पहले ही अपना अध्ययन पाठ्यक्रम पूरा कर लिया था। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे समझ रहे हैं कि इन्होंने अपनी जो माध्यमिक शिक्षा थी वो बार्सिलोना में पूरा किया था और ये एक होनहार छात्र थे। तो इन्होंने 16 साल की उम्र में ही 2 साल पहले ही अपना जो अध्ययन पाठ्यक्रम था, जो कि अगर एक एज होती है कि इतने में इतनी पढ़ाई करनी है, तो वो 2 साल पहले ही अपनी पढ़ाई जो है वो पूरी कर चुके थे। उसी वर्ष उन्होंने बार्सिलोना विश्वविद्यालय में अपनी शिक्षा जारी रखी, जहाँ उन्होंने कानून और अर्थशास्त्र दोनों का अध्ययन किया। इन विषयों के अलावा कैसल्स की रुचि साहित्य और थिएटर में भी थी। हालांकि दमनकारी फ्रैंको सरकार ने छात्रों की आत्म अभिव्यक्ति पर नकेल कसी थी, अर्थात हम अपने मन का कुछ नहीं कर सकते हैं। थिएटर प्रदर्शनों को सेंसर कर दिया था और छात्र पत्रिकाओं को बंद कर दिया गया था। जो भी छात्रों के लिए मैगजीन्स निकाली जाती थी वो सब बंद कर दिया गया था। इसने कैसल्स को 1960 में 18 साल की उम्र में फ्रैंको विरोधी आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। वह इस तरह की सक्रियता में शामिल होने वाले बहुत कम छात्रों में से एक थे, मुख्यतः क्योंकि यह अत्यधिक अवैध और खतरनाक था। गोपनीयता अनिवार्य थी। कैसल्स विभिन्न विचारधाराओं के एक विपक्षी समूह में शामिल हो गए, जिसे वर्कर्स फ्रंट ऑफ कैटेलोनिया कहा जाता है। तो यहाँ पे आप लोगों को ये सारे फैक्ट्स होते हैं। अगर एग्ज़ाम में ये पूछ दिया जाए कि वर्कर्स फ्रंट ऑफ कैटेलोनिया से किस विचारक का नाम जुड़ा हुआ है, तो ये नाम मैनुअल कैसल्स का है। वहाँ से उन्होंने अपनी सक्रियता को बढ़ाने के लिए अपनी औपचारिक शिक्षा के साथ साथ प्रचुर मात्रा में पढ़ाई भी की। कई अन्य विषयों के अलावा कैसल्स ने खुद को मार्क्सवादी और अराजकतावादी सिद्धांत की खोज में शामिल किया। मई 1962 में कैसल्स की सक्रियता ने उन्हें एक हड़ताल में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। इसका लक्ष्य था कट्टर सरकार का विरोध करना और स्पेन के आस्टूरियस क्षेत्र में शोषित खनिकों के साथ एकजुटता से खड़ा होना था। इसके परिणाम स्वरूप कैसल्स के कई दोस्तों को गिरफ्तार किया गया और पीटा भी गया। सौभाग्य से कैसल्स फ्रांस भागने में सफल रहे, लेकिन स्पेन में उन्हें सामाजिक समर्थन नहीं मिला और इसके कारण वह बार्सिलोना विश्वविद्यालय में अपनी डिग्री जो है वो पूरी नहीं कर पाए थे। उनके भागने के बाद एक साथी प्रतिरोध सदस्य ने उन्हें राजनीतिक शरणार्थी का दर्जा प्राप्त करने में सहायता की और उन्होंने पेरिस की यात्रा की। पेरिस में 20 साल की उम्र में उन्होंने अपनी डिग्री पूरी की और फिर पेरिस विश्वविद्यालय में चले गए, जहां उन्होंने
समाजशास्त्र में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। कैसेल्स ने 1964 में सोरबोन में स्नातक की उपाधि प्राप्त की और 1967 में पेरिस विश्वविद्यालय से पीएचडी प्राप्त की। तो यहाँ पे आप लोगों को एक बात समझ में आ रही होगी कि इतनी कम उम्र में ही, जहाँ तक आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 20 साल की उम्र की बात हो रही है, इतनी कम उम्र में। और ये जो विचारक हैं वो अपनी पढ़ाई के लिए, अपने आप को समझने के लिए और क्या हो रहा है इन सारी चीज़ों को समझने के लिए वो लोग इतने ज़्यादा संघर्ष करते थे, जिन्हें आज हम इन नामों से जानते हैं। जैसे कि हम लोग कार्ल मार्क्स की बात कर लें या फिर यहाँ पे हम लोग मैनुअल कैसेल्स को देख रहे हैं, तो इन लोगों के साथ बहुत सारी ऐसे प्रॉब्लम्स भी थी जिनको इनको समझना था और ख़ुद भी झेलना था और उसके साथ आगे बढ़नी थी। तो इस तरीके से इन लोगों ने जो अपनी थ्योरी दी है वो अपने एक संघर्षपूर्ण जीवन के साथ में दिया है। शैक्षणिक कैरियर की यदि बात करें तो कैसेल्स 24 साल की उम्र में कई पेरिस विश्वविद्यालयों में प्रशिक्षक बन गए। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 24 साल की उम्र में, 24 ईयर्स अगर देखा जाए तो कुछ खास होता नहीं है, लेकिन 24 साल की उम्र में ये कई पेरिस विश्वविद्यालयों में प्रशिक्षक बन चुके थे और 1967 से 1979 तक पढ़ाते रहे। सबसे पहले उन्होंने पेरिस एक्स यूनिवर्सिटी नैंटेरे, जहाँ उन्होंने डैनियल कोहेन बेंडिट को पढ़ाया था 1968 में छात्र विरोध प्रदर्शन के परिणाम स्वरूप उन्हें इस पद से हटा दिया गया था। इसके बाद उन्होंने 1970 से 1979 तक इकोले डेज हाउट्स एट्यूड्स एंड साइंसेस सोशलेस में पढ़ाया था। तो ये नाम जो है थोड़ा सा टेढ़े मेढ़े से लगते हैं, बट हमें याद रखना है। ओके, 1979 में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय बर्कले ने उन्हें समाजशास्त्र के प्रोफेसर और शहर और क्षेत्रीय योजना के प्रोफेसर के रूप में नियुक्त किया था। 2001 में वह यूओसी यूनिवर्सिटेट ओबार्टा दी कैटालोनिया अर्थात कैटालोनिया का ओपन यूनिवर्सिटी जो है बार्सिलोना में एक शोध प्रोफेसर थे। फिर 2003 में वह संचार के प्रोफेसर और संचार और प्रौद्योगिकी के पहले वालिस एनेनबर्ग संपन्न अध्यक्ष के रूप में दक्षिणी कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय एनेनबर्ग स्कूल फॉर कम्युनिकेशन में शामिल हो गए। कैसेल्स यूएससी सेंटर ऑन पब्लिक डिप्लोमेसी के संस्थापक सदस्य हैं और डिप्लोमेसी सेंटर के संकाय सलाहकार परिषद के एक वरिष्ठ सदस्य हैं और अंतर्राष्ट्रीय संचार पर एनेनबर्ग रिसर्च नेटवर्क के सदस्य हैं। तो काफ़ी ज़्यादा इनका योगदान रहा है, अभी भी ये एक्टिव हैं। कैसेल्स ने अपने निवास को स्पेन और अमेरिका के बीच विभाजित किया है। 2008 से वह यूरोपियन इंस्टीट्यूट ऑफ इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी के गवर्निंग बोर्ड के सदस्य रहे हैं। वह जनवरी 2020 से दिसंबर 2021 तक स्पेन के विश्वविद्यालयों के मंत्री रहे हैं। ओके, अब सैद्धांतिक योगदान इनका आखिर में क्या रहा है, इसको हम लोग देखते हैं। मैनुअल कैसेल्स का समाजशास्त्रीय कार्य जो है, यहाँ पे अब हमारे फील्ड से डायरेक्टली रिलेटेड टॉपिक आ रहा है। शहरी समाजशास्त्र, संगठन अध्ययन, इंटरनेट अध्ययन, सामाजिक आंदोलनों, संस्कृति के समाजशास्त्र और राजनीतिक अर्थव्यवस्था के संयोजन के साथ साथ अनुभवजन्य अनुसंधान साहित्य को संश्लेषित करता है। नेटवर्क समाज की उत्पत्ति के बारे में उनका मानना है कि उद्यम के नेटवर्क स्वरूप में परिवर्तन नेटवर्क संगठन रूपों था, जो इनका जो संगठन सिद्धांत है से जुड़े इलेक्ट्रॉनिक इंटरनेट प्रौद्योगिकियों से पहले का है। तो ये ऐसा मानते हैं कि जो नेटवर्क समाज है इसकी उत्पत्ति के बारे में ऐसा मानते हैं कि जो उद्यम के नेटवर्क स्वरूप हमें देखने को मिल रहे हैं, तो इसमें जो परिवर्तन है वो नेटवर्क संगठन जो स्वरूप है, इससे जुड़े जो इलेक्ट्रॉनिक इंटरनेट प्रौद्योगिकी है, इससे पहले का हमें ये उद्यम के जो नेटवर्क स्वरूप हैं ये पहले से ही विद्यमान दिखते हैं। इसके अलावा उन्होंने एकेडमिक शब्द द फोर्थ वर्ड गढ़ा है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो कि आप लोगों को ध्यान रखना है।
जो वैश्विक समाज से सामाजिक रूप से बहिष्कृत उप जनसंख्या को दर्शाता है। तो फोर्थ वर्ड क्या है? जो वैश्विक समाज से, जो वैश्विक समाज हमें दिख रहा है, ग्लोबल सोसाइटी जो दिखती है, इससे सामाजिक रूप से अर्थात जो वहाँ पे जो लोग नहीं अपने आप को फिट कर पाते हैं, बहिष्कृत उप जनसंख्या को दर्शाता है। सामान्य उपयोग समकालीन औद्योगिक समाज के मानदंडों से परे खानाबदोश, देहाती और शिकारी जीवन के तरीकों को दर्शाता है। इसको इन्होंने फोर्थ वर्ड कहा है। इंफॉर्मेशन एज क्या है? सूचना आयु का कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया है। तो आखिर में ये क्या है, इसको हम लोग देखेंगे। कैसेल्स का सबसे प्रसिद्ध काम पुस्तकों की एक त्रयी है अर्थात ट्रायोलॉजी है, जिसका शीर्षक है सूचना युग अर्थात इंफॉर्मेशन एज। अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति, इकोनॉमी, सोसाइटी एंड कल्चर। कुल मिलाकर यह 3 समाजशास्त्रीय आयामों को समझता है। उत्पादन, शक्ति और अनुभव इस बात पर जोर देते हुए कि अर्थव्यवस्था का संगठन, राज्य और उसकी संस्थाएं और जिस तरह से लोग सामूहिक कार्रवाई के माध्यम से अपने जीवन में अर्थ पैदा करते हैं, वह सामाजिक गतिशीलता के अपरिवर्तनीय स्रोत हैं। इसे असतत और अंतर संबंधित दोनों संस्थाओं के रूप में समझा जाना चाहिए, ऐसा कैसेल्स कहते हैं। सूचना युग त्रयी उनका सारांश है। कहते हैं ये हमारे समाज तेजी से नेट अर्थात सोशल नेटवर्क, जिससे इंटरनेट से जुड़ा हुआ हम सोसाइटी कहते हैं, और स्वयं के द्विध्रुवीय विरोध के आसपास संरचित हो रहे हैं। सोशल नेटवर्क सामाजिक संगठन के प्रमुख रूप में लंबवत एकीकृत पदानुक्रमों को प्रतिस्थापित करने वाले नेटवर्क संगठनों को दर्शाता है। स्व उन प्रथाओं को दर्शाता है जो एक व्यक्ति लगातार बदलते सांस्कृतिक परिदृश्य में सामाजिक पहचान और अर्थ की पुष्टि करने में उपयोग करता है। तो ये कहते हैं कि जो हमें नेटवर्क सोसाइटी दिखता है, इसमें भी हमें इस तरीके से ऊर्ध्व रूप में मोबिलिटी देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ पे जो स्व है वो क्या दर्शाता है? तो ये उन प्रथाओं को दर्शाता है जिससे हम अपने अस्तित्व को बनाए रखते हैं, चाहे हम जितने मॉडर्न हो जाएं। आप लोग देखेंगे कि हमारे अंदर मॉडर्निटी चाहे जितनी आ जाए, लेकिन जब हम नया घर बनाते हैं तो गृह प्रवेश ज़रूर करते हैं, पूजा ज़रूर करते हैं। ये हमारा कल्चर है, ये हमारी प्रथा है, ये हमारा कस्टम है, हम इसको नहीं बदल सकते हैं। तो ये हमारे साथ साथ चलती है। यही कहते हैं कैसेल्स की स्व है। ओके, दूसरे शब्दों में कैसेल्स का सूचना युग का सिद्धांत सार्वभौमिक डिजिटल भाषा और व्यक्तिगत यहाँ तक कि स्थानीय पहचान के बीच विसंगति की पड़ताल करता है, जो कि हमें आज की दुनिया दिख रही है कि एकदम डिजिटली बिल्कुल कनेक्टेड सोसाइटी है, और एक ऐसी कि हमारी आखिर में अपनी लोकल आइडेंटिटी क्या है। जैसे एक व्यक्ति है, मान लेते हैं वो किसी गांव में रहता है, वो पूरी दुनिया से एक मोबाइल पे नेटवर्क के थ्रू वो पूरी दुनिया से जुड़ा हुआ है, सब कुछ देख रहा है, सब कुछ समझ रहा है। लेकिन उस गांव में वो व्यक्ति है और उस गांव से जुड़ा हुआ है, तो उसकी अपनी खुद की जो लोकल लेवल पे आइडेंटिटी है, पहचान है, वो क्या है। इन दोनों के बीच में काफ़ी विसंगति दिखती है। अब जैसे कि हम देखते हैं, अगर मान लीजिए कि यूट्यूब पे कोई बैठ के देख रहा है कि लोग कौन कौन से आइलैंड पे जाके घूम के आते हैं, ऐसी ऐसी जगहों पे घूमते हैं जिसको हमने कभी सोचा भी ना हो। ऐसे ऐसे हमें पूरी दुनिया में पहाड़ दिखते हैं, नेचर की से रिलेटेड चीज़ें दिखती हैं। या हम एक सिंपल सा एग्जांपल लें कि अंटार्कटिका हमको दिखता है, आर्कटिक ओशन दिखता है, ये सारी चीज़ें दिखती हैं, लेकिन हम वहाँ जा नहीं सकते हैं। देख रहे हैं, लोग वहाँ भी रहते हैं, इंसान वहाँ पे भी हैं, लेकिन हम अपने जो समाज में रह रहे हैं, जिस गांव में रह रहे हैं, वहाँ पे हमारा रहन सहन तो वही है। हम देखते हैं कि हमसे कई गुना आगे लोग बढ़ चुके हैं, लेकिन हम उनको जान भी रहे हैं, लेकिन हम वहाँ पे अपने आप को पाते हैं। तो इन दोनों में एक विसंगति देखने को मिलती है, एक बहुत बड़ा गैप देखने को मिलता है। इसी की पड़ताल कैसेल्स कर रहे थे। हमारी भौतिक आत्माएं अलग अलग जगहों पर मौजूद हैं,
जैसा कि अभी हमने कहा, जब हम देखते हैं इंटरनेट से जुड़ के तो देश दुनिया की चीज़ें हम देखते हैं और विभिन्न संस्कृतियों का अनुभव भी करते हैं, लेकिन मन अनिवार्य रूप से इंटरनेट और टेलीविज़न की दुनिया में स्थानांतरित हो गया है। वे तत्काल सूचना के वैश्विक स्थान में मौजूद है। तो जो मन है वो इस समय का क्या हमको पूरे एक ग्लोबल में हम प्रेजेंट अपने आप को पाते हैं कि हम ये भी देख रहे हैं, हम वो भी देख रहे हैं, हमारी नज़रों के सामने सब कुछ दिख रहा है। कैसल्स का कहना है कि सूचना युग मन की शक्ति को उजागर कर सकता है। ये जो कोट है ये आप लोग ध्यान रखिएगा। इसी टाइप से एग्ज़ाम्स में अगर पूछ दिया जाता है तो ये पूछ दिया जाएगा कि किस थिंकर से ये रिलेटेड है। तो ये मैनुअल कैसल से है, जो व्यक्तियों की उत्पादकता में नाटकीय रूप से वृद्धि करेगा और अधिक अवकाश की ओर ले जाएगा, जिससे व्यक्तियों को अधिक आध्यात्मिक गहराई और अधिक पर्यावरणीय चेतना प्राप्त करने की अनुमति मिलेगी। उनका तर्क है कि ऐसा परिवर्तन सकारात्मक होगा क्योंकि इससे संसाधन की खपत कम हो जाएगी। कैसल्स अपने इंटरनेट विकास विश्लेषण के साथ एक स्थापित साइबरनेटिक संस्कृति सिद्धांतकार भी बन गए, जिसमें उन्होंने अपने परस्पर विरोधी हितों के अनुसार आर्थिक बुनियादी ढांचे को आकार देने में राज्य, जिसमें कि सैन्य और शैक्षणिक आते हैं, वहीं पे सामाजिक आंदोलनों जिसमें कंप्यूटर हैकर्स और सामाजिक कार्यकर्ताओं की भूमिका और व्यवसाय की भूमिकाओं पर जोर दिया है। इन्फॉर्मेशनलिज्म आखिर में क्या होता है, सूचनावाद क्या है, इसको हम लोग देखते हैं। ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो कैसल्स के द्वारा दिए गए हैं। कैसल्स की सूचना युग, उपभोग का युग और नेटवर्क सोसाइटी की अवधारणाएं आधुनिक जीवन का वर्णन करने का प्रयास कर रही हैं, जैसा कि वर्तमान में जाना जाता है, और समाज के भविष्य को चित्रित करने का प्रयास किया गया है। अब हम लोग भी आज भी यही सोचते हैं कि आज हम लोगों की लाइफ स्टाइल यदि ऐसी है तो हमारे बच्चों की क्या स्थिति होगी या उनके बच्चों की स्थिति क्या होगी। जैसा कि कैसल सुझाव देते हैं, समकालीन समाज को मशीन के पुरातन रूपक को नेटवर्क के साथ प्रतिस्थापित करना के रूप में वर्णित किया जा सकता है। तो आज का जो समाज है उसको हम इसी तरीके से कह सकते हैं कि मशीन का जो पुराना जो रूप था उसको हमने नेटवर्क के साथ प्रतिस्थापित कर दिया है। अब देखेंगे कि जो मशीनें थी वो मैकेनिकल अर्थात हाथों से ऑपरेट किया जाता था, लेकिन आज वही जो है कंप्यूटराइज ऑपरेट की जाती हैं। तो यही बात ये कहते हैं कि आज का जो समकालीन समाज है इसको मशीन के पुरातन रूपक को नेटवर्क के साथ प्रतिस्थापित करना के रूप में वर्णित किया जा सकता है। सीधे शब्दों में कहें तो यह उद्धरण कैसल्स की सूचनावाद अर्थात इन्फॉर्मेशनलिज्म की अवधारणा का उदाहरण देता है। उनका दावा है कि 1970 के दशक से लेकर आज तक सूचना प्रौद्योगिकी ने बड़े व्यवसायों, संगठनों और सामाजिक संरचनाओं को वैश्विक नेटवर्क बनाने की अनुमति दी है। तो यहाँ पे बात इनकी करेक्ट भी है कि जितनी भी हम अगर इंडस्ट्रियलिस्ट की बात करें और जितने बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं, जो हमारा इस सोशल स्ट्रक्चर दिख रहा है, इस सब में हमें एक नेटवर्किंग जो है वो दिखती है। इसके बिना अभी हम आज के समाज की कल्पना नहीं कर सकते हैं। दुनिया उद्योगवाद से दूर हो रही है जो आर्थिक विकास पर केंद्रित थी। जो उद्योगवाद था वो मेनली जो था वो आर्थिक विकास पे ही केंद्रित था। सूचनावाद ज्ञान विकसित करने पर और बड़े पैमाने पर नेटवर्क बनाने का प्रयास करता है। जो सूचनावाद है वो ज्ञान विकसित करने और बड़े पैमाने पर नेटवर्क बनाने का प्रयास करता है। निस्संदेह यह सिद्धांत पूंजीवाद के विकास से संबंधित है। यहाँ पे अगर आप लोग अमेज़न या फ्लिपकार्ट जो भी इस तरीके की ऑनलाइन जो शॉपिंग वेबसाइट्स हैं, अगर आप लोग इनको देखेंगे तो एक बहुत बड़ा नेटवर्क जो होता है, जो कि लोग कंप्यूटर्स पे बैठ के और एक दूसरे का या किसी भी आप बैंक से रिलेटेड इशू देख लीजिए या फिर आप लोग ऑनलाइन शॉपिंग ऐप से रिलेटेड इशूज़ देख लीजिए, कुछ भी इशूज़ हैं उसके लिए पूरी एक सेल होती है, IT सेल होती है,
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, जो कि आपके हर प्रॉब्लम्स को, या आपने यहाँ से मान लीजिए कोई सामान आपने बुक किया तो ये डाटा डायरेक्ट हमें वहाँ नहीं जा रहा है, जो शॉपकीपर है जिसके यहाँ से मुझे सामान मिलना है उसके पास नहीं जाता है, बल्कि वो पूरी आईटी सेल है, उधर इन्फॉर्मेशन जाता है, वो इन्फॉर्मेशन उधर से दे रहा है। कब उसका सारा डिटेल जो है वहाँ आईटी सेल के पास है कि कब सामान वहाँ से जा रहा है, कहाँ पहुँच रहा है, हम ट्रेस कर सकते हैं, और कब वो हमारे पास पहुँच रहा है। तो इस तरीके से देखा जाए तो जो ज्ञान विकसित करने का और बड़े पैमाने पर नेटवर्क बनाने का जो प्रयास है वो सूचनावाद के द्वारा हो रहा है। जैसे जैसे नेटवर्क बड़े होते जाते हैं, राज्य धीरे धीरे पूंजीवादी व्यवस्था की में छोटी भूमिका निभाता जाता है। सूचना की सामान्य प्रणालियों ने इसका स्थान लेना शुरू कर दिया है। वे उन नेटवर्कों के बीच संबंधक के रूप में कार्य करते हैं जो संभवतः विश्व के विपरीत दिशा में हो सकते हैं। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह विकास कुछ स्तर के बहिष्कार के बिना नहीं आता है। विश्व के कुछ क्षेत्र जो मुख्य धारा के समाज और विशाल अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क से जुड़े हुए नहीं हैं, उनके लिए पूंजीवाद के विस्तार के साथ तालमेल बिठाना कठिन हो जाता है। बहिष्कृत समुदाय अपनी स्वयं की प्रणालियाँ विकसित करके प्रतिक्रिया देते हैं जो अक्सर अवैध आर्थिक गतिविधियों पर आधारित होती है। ये अवैध आर्थिक गतिविधियां कैसेल्स की एक और बात को दर्शाती हैं कि वैश्वीकरण का प्रतिरोध सूचना युग के विकास का परिणाम है। तो जो वैश्वीकरण है इसका जो प्रतिरोध हमें देखने को मिलता है वो सूचना युग जो है अर्थात इंफॉर्मेशन एज जो है उसके विकास के कारण ही हमें देखने को मिलता है। वह इसे एक उदाहरण के रूप में समझाते हैं। ये कहते हैं कि खैर अगर बिजली, वित्त, प्रौद्योगिकी के इन वैश्विक नेटवर्क के लिए मेरे पास कोई मूल्य नहीं है तो मैं अपना मूल्य अपनी प्रणाली खुद बनाता हूँ। जैसे कि अगर मान लेते हैं कि क्या अगर हम ऐसी अपनी खुद की हैबिट बना लें कि हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास बिजली नहीं है, हमें इन सारी चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे पहले के समय में अगर देखें तो क्या जब बिजली नहीं थी तो लोग अपनी ज़रूरतों के हिसाब से अपने काम करके और टाइम से सो जाते थे। सुबह में उसी उजाले के साथ ही उनका काम प्रारंभ होता था, जिस उजाले से हमें नेचुरल जो हमें सूरज के उजाले से मिलता है उसी से काम प्रारंभ होता था और फिर अंधेरा होने पे फिर हम विश्राम करते थे। तो इस तरीके से वो हमारी हैबिट थी। लेकिन जब से हम देखेंगे कि बिजली आ गई तब से जो एक कहते हैं कि जो रात होती है वो खुद ही 12-1 बजे से लोगों की लाइफ में आती है, क्योंकि नॉर्मली 8-9-10 बजे तक तो वो रात समझते ही नहीं है कि हाँ अभी कोई ऐसा नहीं है ये सोचेगा कि चलो 6-7 बज गया, 8 बज गया, अब इसके बाद से हमारे सारे काम ख़त्म हो जाने चाहिए, अब हमें आराम करना चाहिए। तो ये जो है अगर मान लेते हैं कि इन सारी चीज़ों का हमारे लाइफ में कोई मूल्य नहीं है तो हम अपना मूल्य अपनी प्रणाली खुद बनाते हैं। मैं अपना परिवार बनाता हूँ, मैं अपने राष्ट्र का निर्माण करता हूँ, मैं अपना भगवान बनाता हूँ, और यदि मेरी बात नहीं सुनी जाएगी तो मैं और अधिक क्रोधित हो जाऊँगा कि मेरी बात कोई सुन ही नहीं रहा है। इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया है मार्क्सवाद का। तो मार्क्सवाद पे इन्होंने क्या कहा है, हालांकि कॉन्सेप्ट तो मार्क्सवाद का इनका नहीं दिया गया है, लेकिन मार्क्सवाद के जो कॉन्सेप्ट है उस पे कैसेल्स का क्या विचार है, ये अपने नज़रिए से कैसे देखते हैं, इसको हम लोग देखेंगे। 1970 के दशक में एक अभी भी बढ़ते बुद्धिजीवी के रूप में कैसेल्स ने अपने शोध और बौद्धिक प्रक्रियाओं को कार्ल मार्क्स के कार्यों के आसपास केंद्रित किया, क्योंकि उन्होंने अपनी भाषा मार्क्सवाद के माध्यम से राजनीतिक परिवर्तन की दुनिया से संवाद करने की आवश्यकता महसूस की। कैसेल्स ने लुई अल्थूसर सहित कई मार्क्सवादियों के कार्यों का अध्ययन करके अपने विचार विकसित किए हैं। अल्थूसर ने अपने कार्यों में एक संरचनावादी परिप्रेक्ष्य का उपयोग किया था, जिसे कैसेल्स ने कुछ शुरुआती प्रकाशनों में भी देखा जा सकता है। कैसेल्स का जो शुरुआती के कुछ प्रकाशन है उस पर अल्थूसर का प्रभाव हमें देखने को मिलता है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर क्या इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि मैनुअल कैसेल्स थे वो क्या लुई अल्थूसर से प्रभावित थे,
तो यहाँ पे आप लोगों का आंसर होगा कि हाँ, उनका जो शुरुआती के कई सारी जो बुक्स हैं या प्रकाशन हैं उस पे अल्थ्यूजर का प्रभाव देखने को मिलता है। उदाहरण के लिए द अर्बन प्रश्न अर्थात द अर्बन क्वेश्चन एक मार्क्सवादी दृष्टिकोण मूल रूप से 1972 में फ्रेंच में प्रकाशित हुआ था और यह शहरी समाजशास्त्र के क्षेत्र में एक प्रमुख विकास है। यह कार्य शहर के संघर्षपूर्ण परिवर्तन में सामाजिक आंदोलनों की भूमिका पर जोर देता है। कैसल्स इस बात पर जोर देते हैं कि शहरों के भीतर की समस्याएं सामाजिक शून्य में मौजूद नहीं हैं और उन्हें उचित रूप से विश्लेषण करने के लिए प्रासंगिक बनाया जाना चाहिए। कैसल्स ने सामूहिक उपभोग, जिसमें सार्वजनिक परिवहन, सार्वजनिक आवास आदि आता है, की अवधारणा भी पेश की थी, जिसमें राज्य के हस्तक्षेप के माध्यम से आर्थिक स्तर से राजनीतिक स्तर तक विस्थापित होने वाले सामाजिक संघर्षों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। कैसल्स अपनी पहचान मार्क्सवादी के रूप में नहीं रखते हैं। तो यहाँ पे एक बात निकल के आती है कि मैनुअल कैसल्स अपने आप को मार्क्सवादी के रूप में नहीं देखते हैं। विचारधारा में यह बदलाव तब आया जब उन्हें एहसास हुआ कि जिन अवधारणाओं की खोज में उनकी रुचि थी उनका मार्क्सवाद द्वारा उचित मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पे कैसल्स ऐसा सोचते हैं कि जिन विचारधारा को या जिन अवधारणाओं को, जिन कॉन्सेप्ट्स को मैं ढूंढने निकला था उससे मार्क्सवादी विचारधारा कहीं भी मेल नहीं खाती है। मार्क्सवाद सामाजिक जीवन की जांच के लिए वर्ग को अपने प्रमुख लेंस के रूप में उपयोग करता है और कैसल्स उन विचारों में रुचि रखते थे जिन्हें अकेले वर्ग पर विचार करके नहीं समझा जा सकता था। तो सिर्फ वर्ग पे विचार करके कैसल्स अपनी कॉन्सेप्ट थे, अपने विचार थे, उसको नहीं फिट कर पाए। मार्क्सवाद से दूर जाकर कैसल्स लिंग, शहरी सामाजिक आंदोलनों और राष्ट्रीयता की अवधारणाओं का आर्थिक विचारशील तरीके से पता लगा सकते थे। वह अभी भी उन विचारों में रुचि रखते हैं जो मार्क्सवाद से संबंधित हैं, जैसे कि सामाजिक परिवर्तन, शक्ति संबंध और प्रौद्योगिकी, लेकिन उन्होंने अपने दायरे का विस्तार किया है और उन्हें विषयों के रूप में कैसे देखते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ कार्ल मार्क्स की तरह वो आर्थिक से या सिर्फ वर्ग से जोड़ के और नहीं देखते हैं। कैसल्स ने कहा है कि वह सिद्धांत को एक उपकरण के रूप में सोचना पसंद करेंगे और मार्क्सवाद केवल एक उपकरण है जिसका उपयोग वह अब कम करते हैं। उन्होंने मार्क्स का त्याग नहीं किया है बल्कि सामाजिक दुनिया का विश्लेषण करने के लिए विभिन्न उपकरणों को चुना है। निम्नलिखित उद्धरण कैसल्स के सैद्धांतिक प्रतिमान के विस्तार का उदाहरण देता है। तो यहाँ पे इनका एक हम लोग देखते हैं। इन्होंने अपने खुद कहा है कि जब मैंने बर्कले जाने के लिए फिर से स्पेन छोड़ा तब मेरी रुचि सही उत्तरों में नहीं बल्कि प्रासंगिक प्रश्नों में थी। जब मैंने मार्क्सवाद छोड़ा तो मैं और अधिक राजनीतिक हो गया। मैंने अद्भुत श्रेणियों वाले पेरिस के सैलून छोड़ दिए जिनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं था और मैंने अपने स्वयं के अवलोकनों पर अधिक भरोसा करना शुरू कर दिया। ये कथन मैनुअल कैसल्स के खुद के हैं। 1980 के दशक की शुरुआत में मार्क्सवादी संरचनाओं को पार करते हुए उन्होंने अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन में नई प्रौद्योगिकियों की भूमिका पर ध्यान केंद्रित किया। 1989 में उन्होंने प्रवाह के स्थान की अवधारणा पेश की। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, जो अर्थव्यवस्था के वास्तविक समय लंबी दूरी के समन्वय के लिए उपयोग किए जाने वाले वैश्विक सूचना नेटवर्क के भीतर के भौतिक और अभौतिक घटक हैं। 1990 के दशक में उन्होंने अपने 2 शोध पहलुओं को ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, बार बार ये आ रहा है लेक्चर में भी। द इंफॉर्मेशन एज, इकोनॉमी, सोसाइटी एंड कल्चर में संयोजित किया, जिसे एक त्रयी के रूप में प्रकाशित किया गया था, अर्थात ट्रायलॉजी के रूप में प्रकाशित किया गया था। द राइज ऑफ नेटवर्क सोसाइटी 1996, द पावर ऑफ आइडेंटिटी 1997 और दोनों का मीनिंग सेम है तो ठीक है। और एंड ऑफ, ये एंड जो है वो ये वाला एंड है, एंड ऑफ
अर्थात समाप्ति। तो ये AND वाला एंड नहीं है, इसलिए आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। एंड ऑफ मिलेनियम 1998। 2 साल बाद इनकी विश्वव्यापी विश्वविद्यालय सेमिनारों के में अनुकूलन आलोचनात्मक स्वीकृति ने दूसरे 2000 जो 2000 सन की बात हो रही है कि संस्करण के प्रकाशन को प्रेरित किया, जो पहले 1996 के जो संस्करण थे इससे 40% अलग था। अर्थात इन्होंने उसमें काफ़ी कुछ संशोधन कर दिया था। जो 1996 का जो संस्करण था, तो 2000 में जो ये संस्करण दूसरा लाते हैं तो उसमें 40% उसमें एडिट कर चुके थे या उसमें परिवर्तन कर चुके थे। कैसल्स के प्रति आलोचनात्मक प्रतिक्रियाएं। तो ऐसा नहीं है कि कैसल्स की जो थ्योरी है वो अपने आप में एकदम कंप्लीट, सारे थिंकर्स ने उसे मान लिया है कि हाँ कैसल्स जो है वो कंप्लीट एकदम सही तरीके से उन्होंने जो सोचा वो एकदम सही सोचा है, बल्कि उनका क्रिटिसिज्म भी बहुत ज़्यादा हुआ था। तो कई सारी जो आलोचनात्मक प्रतिक्रियाएँ हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। पिछले कुछ वर्षों में कैसल्स के काम को कई उल्लेखनीय आलोचनाएं मिली हैं। कैसल्स के काम की कुछ आलोचनाएं उनके विचारों की तुलना कार्यात्मकता से करती है, जिसमें वे कुछ अमूर्त प्रणाली निर्माण को शामिल करते हैं। दूसरे शब्दों में व्यक्तियों के प्रति एक निश्चित स्तर की असावधानी होती है, जबकि समाज के बारे में व्यापक सामान्यीकरण किए जाते हैं कि समाज जो होता है वो हर जगह पे लगभग उनमें कुछ कॉमन फैक्ट्स जो होते हैं वो हर सोसाइटी में देखने को मिलता है। इसके अतिरिक्त कैसल्स के काम में सूचनावाद के गहन वैश्विक प्रभाव के बारे में टिप्पणियां शामिल हैं। इसके बारे में कुछ विसंगति है कि विस्तृत सूचना नेटवर्क द्वारा दुनिया का कितना हिस्सा वास्तव में प्रभुत्व में है। तो क्या हम जो सूचना नेटवर्क हमें दिख रहा है, तो क्या हम उसके एक दबाव में हैं? तो ये भी जानने की ज़रूरत है कि क्या उसका प्रभुत्व हमारे ऊपर बना हुआ है। वैश्विक जनसंख्या इतनी विविधतापूर्ण है, जो आलोचनात्मक प्रतिक्रियाएं हैं उसमें ये कहा जाता है कि जो वैश्विक जनसंख्या है, पूरे विश्व की जो जनसंख्या है वो इतनी विविधतापूर्ण है, उनमें इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटीज़ देखने को मिलती हैं कि पूर्ण वैश्विक प्रभुत्व के विचार के कई अपवाद हमें देखने को मिलते हैं। इन सूचना नेटवर्कों में वैश्विक संबंधों के अध्ययन के लिए उपयोगी आदर्श प्रकार होने की क्षमता है, लेकिन वास्तविक दुनिया का मॉडल बनाने के लिए इनका उपयोग करते समय सावधानी बरतनी चाहिए। कैसल्स की उनके सिद्धांतों में प्रकट रूढ़िवादिता के लिए भी आलोचना की गई है। उन्होंने नोट किया है कि नेटवर्क समाज के भीतर सामाजिक परिवर्तन की बहुत कम संभावना होती है। तो ऐसा अगर हम माने कि जो नेटवर्क सोसाइटी है उसके भीतर जो सामाजिक परिवर्तन है वो बहुत ही कम देखने को मिलेगी या उसकी संभावना बहुत ही कम होगी, तो फिर हम सोच ही नहीं सकते हैं कि समाज में कुछ और भी परिवर्तन आ सकता है। तो इस प्रकार से इनकी जो ये रूढ़िवादी विचार है इसको भी क्रिटिसाइज किया गया था। इससे एक विचार प्रतिक्रिया का पता चलता है जो यथास्थिति का समर्थन करती है, जो सामाजिक परिवर्तन और न्याय आंदोलनों के लिए एक समस्या हो सकती है। क्योंकि जब हम मानेंगे कि उसमें परिवर्तन की संभावना बहुत कम है, तो फिर हम सामाजिक परिवर्तन की उम्मीद नहीं कर सकते हैं, या फिर जो भी अगर हम कुछ अपने न्याय के लिए आंदोलन कर रहे हैं इसके लिए भी हम नहीं सोच सकते हैं। इस आलोचना से संबंधित कुछ विद्वानों ने इसे अजीब पाया है कि हालांकि कैसल्स ने वैश्विक संबंध के बारे में काफ़ी कुछ सिद्धांत दिया है, लेकिन वह मानव अधिकारों और सांस्कृतिक अंतर की सुरक्षा के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली स्थापित करने के लिए उन वैश्विक कनेक्शन की क्षमता का पता नहीं लगा पाते हैं। ओके, ये अब इनकी कुछ बुक्स हैं वो हम लोग देख लेंगे। तो पब्लिकेशंस की अगर बात करें तो मैनुअल कैसल्स जो हैं वो बहुत सारी बुक्स को इन्होंने लिखा है, जो कि मेनली अगर देखा जाए तो कम्युनिकेशंस पे रिलेटेड रहा है। तो मैनुअल कैसल्स इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट ऑफन साइटेड सोशल साइंस एंड कम्युनिकेशंस स्कॉलर्स रहे हैं। कैसल्स इज़ अ सोल ऑथर ऑफ 23 बुक्स। तो इनकी सिर्फ इनकी लिखी हुई 23 किताबें हैं, और एडिटर और को एडिटर और भी
15 किताबों के ये रहे, 15 से ज़्यादा किताबों के, एज वेल एज ओवर 100 आर्टिकल इन एकेडमिक जर्नल। तो एकेडमिक जर्नल में लगभग सैकड़ों इनके लेख रहे हैं। द ट्रायोलॉजी, यहाँ पे आप लोगों को इंग्लिश में अब दिख गया है ट्रायोलॉजी, अर्थात जिसे हम लोग त्रय कह रहे थे। तो यह द इंफॉर्मेशन एज, जो ट्रायोलॉजी है वो इन द इंफॉर्मेशन एज जो बुक है वो है, हैज़ बीन कंपेयर टू द वर्क ऑफ कार्ल मार्क्स एंड मैक्स वेबर। तो यहाँ पे एक और फैक्ट आप लोगों को मिल रहा है कि जो ये ट्रायोलॉजी जो है, ये बुक जो द इंफॉर्मेशन एज, ये बुक जो है वो कार्ल मार्क्स और मैक्स वेबर को कंपेयर करके लिखी गई है। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। इट टुक हिम 15 ईयर्स टू कंडक्ट रिसर्च फॉर द ट्रायोलॉजी। तो लगभग इनको 15 साल लग गए थे इस बुक पे, इस बुक को कंप्लीट करने के लिए। और जैसा कि ट्रायोलॉजी का मीनिंग मैं बता चुकी हूँ कि 3 अलग अलग फील्ड को एक साथ कंपाइल करना या एक साथ उसको लाना, एक कॉन्सेप्ट के साथ जोड़ना, उसी को ट्रायोलॉजी कहते हैं। ओके, इनकी बुक्स देख लेते हैं। द अर्बन क्वेश्चंस, अ मार्क्सिस्ट अप्रोच, सिटी क्लास एंड पावर, द इकोनॉमिक क्राइसिस एंड अमेरिकन सोसाइटी, द सिटी एंड द ग्रास रूट, ये सब इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। द इंफॉर्मेशन सिटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक रिस्ट्रक्चरिंग एंड द अर्बन रीजनल प्रोसेस, टेक्नोपोज ऑफ द वर्ल्ड, द मेकिंग ऑफ 21st सेंचुरी इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस। द इंफॉर्मेशन एज, ये है ट्रायोलॉजी। और इसमें ये तीनों जो बुक हैं, तीनों जो इनके वॉल्यूम हैं, आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, मैं इसको डिटेल में डाल भी दी हूँ। तो पहला वॉल्यूम जो है वो है द राइज ऑफ द नेटवर्क सोसाइटी, द इंफॉर्मेशन एज, इकोनॉमी, सोसाइटी एंड कल्चर, वॉल्यूम फर्स्ट है ये। ओके, दूसरा है द पावर ऑफ आइडेंटिटी, द इंफॉर्मेशन एज, इकोनॉमी, सोसाइटी एंड कल्चर, वो वॉल्यूम 2। तीसरी है एंड ऑफ मिलेनियम, ये है आप लोगों की जो बुक दिख रही है, द इंफॉर्मेशन एज, इकोनॉमी, सोसाइटी एंड कल्चर, वॉल्यूम 3। तो अगर बात ये आए कि ट्रायोलॉजी से ही आप लोग याद रखिएगा कि इसके 3 वॉल्यूम हैं, इन तीनों के अलग अलग नाम भी हैं। एंड ऑफ द मिलेनियम इनकी लास्ट है वॉल्यूम जो है। वहीं पे द पावर ऑफ आइडेंटिटी, द इंफॉर्मेशन एज जो है वो सेकेंड वॉल्यूम है। और द राइज ऑफ द नेटवर्क सोसाइटी, तो द राइज ऑफ द नेटवर्क सोसाइटी आप लोग समझ लीजिएगा कि नेटवर्क सोसाइटी का जो उदय हो रहा है, तो ये पहला है। ओके, एंड है वो लास्ट है, ये आप लोगों को याद करने का तरीका मैं बता दे रही हूँ। एंड है मीन्स लास्ट है, राइज है मीन्स फर्स्ट है, बीच में आ गया द पावर ऑफ आइडेंटिटी, अर्थात हमारी खुद की क्या पहचान होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट हम लोग बुक देख लेते हैं द इंटरनेट गैलेक्सी। ये भी एक इनकी बहुत ही अच्छी बुक है, रिफ्लेक्शंस ऑन द इंटरनेट बिजनेस एंड सोसाइटी, द इंफॉर्मेशन सोसाइटी एंड द वेलफेयर स्टेट, द नेटवर्क सोसाइटी अ क्रॉस कल्चरल पर्सपेक्टिव, द नेटवर्क सोसाइटी फ्रॉम नॉलेज टू पॉलिसी, मोबाइल कम्युनिकेशन एंड सोसाइटी अ ग्लोबल पर्सपेक्टिव, कम्युनिकेशन पावर, आफ्टर मैथ, द कल्चर ऑफ द इकोनॉमिक क्राइसिस। ये थोड़ी डिफरेंट बुक है, आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा। आफ्टर मैथ। ओके, नेटवर्क्स ऑफ आउटरीच ऑफ एंड होप, सोशल मोमेंट्स इन द इंटरनेट एज, reconceptualizing development in the global information age, ruptures, the crisis of liberal democracy, social issues of wireless communication, the mobile information society. Okay, नेक्स्ट बुक कम्युनिकेशन पावर एंड काउंटर पावर इन द नेटवर्क सोसाइटी। नेटवर्क सोसाइटी, कम्युनिकेशन, ये जो हैं ये इनके की टर्म्स हैं, इसलिए आप लोग जस्ट उसको मैच करते हुए कितनी सारी किताबें ऐसे ही आप लोग याद कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन एज है, नेटवर्क सोसाइटी की बात करते हैं, ये इंटरनेट एज की बात करते हैं, तो इस तरीके से आप लोगों को याद हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट बुक द स्ट्रक्चर एंड डायनामिक्स ऑफ ग्लोबल मल्टीमीडिया बिजनेस नेटवर्क्स, ये देख सकते हैं आप लोग की टर्म इसी में मिल जाता है। ओके, नेक्स्ट बुक स्विचिंग पावर, ये बुक्स नहीं है, कुछ जर्नल आर्टिकल्स हैं। ओके, तो नेक्स्ट आर्टिकल है जो इनका है स्विचिंग पावर, रिपर्ट मर्दोक एंड द ग्लोबल बिजनेस ऑफ मीडिया पॉलिटिक्स और सोशियोलॉजिकल
एनालिसिस। ओके, तो ये इनके कुछ आर्टिकल्स हैं, ये कुछ बुक्स थी। अब हम लोग इनकी बुक्स के कुछ फ्रंट कवर पेज देख लेते हैं। तो द राइज ऑफ द नेटवर्क सोसाइटी, यहाँ पे आप लोगों को पता है कि ये कई सारी वॉल्यूम में रही है। ओके, कम्युनिकेशन पावर, द इंटरनेट गैलेक्सी, द पावर ऑफ आइडेंटिटी, ये आप लोगों को पता है, इसका वॉल्यूम 2 रहा है। तो राइज ऑफ नेटवर्क सोसाइटी जो है वो फर्स्ट वॉल्यूम है, पावर ऑफ आइडेंटिटी जो है वो सेकेंड वॉल्यूम है। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेटवर्क ऑफ आउटर्स एंड होप, एंड ऑफ मिलेनियम, थर्ड वॉल्यूम है। नेक्स्ट बुक है ये कुछ क्या इसका लिखा है, अर्बेनिया करके कुछ लिखा हुआ है। ओके, हम इसको छोड़ते हैं, ये इसमें आ गया है बट समझ में नहीं आया है। ओके, इसको हम लोग कट करते हैं। अर्बन क्वेश्चंस, द अर्बन क्वेश्चंस करके ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इस बुक को आप लोग हटा दीजिएगा, ये क्योंकि ये बुक जो है वो इंग्लिश में है भी नहीं, ये कुछ या तो स्पेनिश में होगा या तो फिर हमें भी आइडिया नहीं है, इसलिए इसको कट कर दीजिएगा आप लोग। ओके, रैप्चर्स है यहाँ पे, द इंफॉर्मेशनल सिटी। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं द सिटी एंड द ग्रास रूट, द न्यू लैटिन अमेरिका, ये एक बुक है इनकी, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ओके, अनदर इकोनॉमी इज़ पॉसिबल, मैनुअल कैसल के द्वारा लिखा गया है। द इंफॉर्मेशन सोसाइटी एंड द वेलफेयर स्टेट, मोबाइल कम्युनिकेशन एंड सोसाइटी इनकी बुक है। और 2 बुक्स और हैं, इसको हम लोग देख लेते हैं। 1 मिनट, सिटी क्लास एंड पावर, मैनुअल कैसल के द्वारा, और सिटीज़ सोशल थ्योरी। ओके, तो ये इनकी कुछ फ्रंट कवर पेज रहे हैं। आई होप कि आप लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा, और यदि आप लोगों को लेक्चर्स पसंद आते हैं, मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आता है, तो आप लोग लाइक ज़रूर करिए, कमेंट ज़रूर करके बताया करिए, क्योंकि आप लोगों को भी ये पता है कि मेहनत रियली मैं बहुत करती हूँ, क्योंकि मैं अकेले इस सारे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना, फिर उसको टाइप करना, इधर में सारे जो इस तरीके इमेजेस होते हैं उनको क्रॉप करके लेके आना, और इस तरीके से सारा। तो आप लोग जब कमेंट करते हैं, आप लोग बताते हैं कि मैम लेक्चर ऐसा रहा या वैसा रहा, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। इसलिए आप लोग कमेंट ज़रूर किया करिए, अपने दोस्तों में शेयर किया करिए। धन्यवाद।